नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। रिवीजन नंबर ये क्लास जो है वो 22 नंबर की होने वाली है। आज के जो क्वेश्चन होंगे शायद आपको मुश्किल लगें। ऐसे क्वेश्चनों पे मैं बात कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ जिनको मैं पहले पढ़ा चुका था। अब उनका रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि ताकि यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, अगर वो उसमें कुछ क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर के पूछे जाते हैं तो वो आसानी से हो सके। आज का पहला सवाल देखिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल ये है, खरीदाए जवाहर किसकी तसनीफ़ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन इनमें से गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना जो हैं उनकी लिखी हुई ये तसनीफ़ है जो आपको हर कीमत पे हर हाल में याद रखनी है। दूसरी बात, जो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना है, इस्लाह ज़बान की तहरीक चलाने में इन्होंने बहुत अहम काम किया था। साथ साथ में इनके हातिम भी थे, शाह हातिम ने भी काम किया है। और शाह हातिम जो थे वो पहले इल्हाम गोई के शायरों में माने जाते थे। इसके बाद में अगला सवाल है इब्तदा में किस शायर ने अपना तखल्लुस रमज़ी इस्तेमाल किया है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने जो शुरा का नाम दिया गया है इन सभी का असल नाम आपको हर कीमत पर याद होना चाहिए। पीछे कई बार मैं बात कर चुका हूँ, चूँकि रिवीजन है और आप कहते भी हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन आंसरों पे बात करेंगे और जो ज़्यादा ज़रूरी लगेगा उसको मैं आपके सामने रखूँगा। आंसर जिसने शाह हातिम दिया है, दीवान ज़ादा इनका जो है वो दीवान था। दीवान ज़ादा ये कई बार पूछा जा चुका, किसके दीवान का नाम था? तो शाह हातिम के दीवान का नाम था। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इसमें आंसर जो है वो शाह हातिम सही होने वाला है। इब्तदा में ये तखल्लुस रमज़ी इस्तेमाल करते थे और काहे में इस्तेमाल करते थे? तो फ़ारसी शायरी में ये तखल्लुस जो है वो रमज़ी इस्तेमाल करते थे। इसके बाद में अगला सवाल है रोमानी तहरीक की इब्तदा कब हुई है? आपको फटाफट जवाब देना है। 18वीं सदी के आखिर में हुई है, 19वीं सदी के इब्तदा में हुई है, 20वीं सदी की आखिर में हुई है या फिर 20वीं सदी की इब्तदा में हुई है? आसान सा सवाल है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पहली बात, एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, तहरीकें आपको क्रम याद रखना चाहिए। आजकल क्रम बहुत पूछ रहे हैं, ख़ास तौर से आरोही क्रम पूछते हैं, शुरू से आखिर की तरफ बढ़ता हुआ क्रम। तो रोमानी तहरीक जो है आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहले जो उर्दू में तहरीक चली है उसको इल्हाम गोई की तहरीक कहते हैं। उसके बरखिलाफ़ उसको सुधारने के लिए इस्लाह ज़बान की तहरीक शुरू हुई है, वो आपको याद रखना दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है अलीगढ़ तहरीक, चौथे नंबर पे रोमानी तहरीक अलीगढ़ के बाद फ़ौरन आई है। फिर रोमानी के बाद आपको तरक्की पसंद रखनी है, तरक्की पसंद के बाद हल्का अरबाब ज़ौक़ को रखना है और फिर इसके बाद में जदीदियत और उसके बाद मावाद जदीदियत। इस तरह से आपको इतनी ही तहरीकें याद रहनी चाहिए जितनी मैंने बताई हैं। अगर इनकी आपके सामने सदी पूछी जाती है तो वो भी याद रखिएगा। आपसे इस्लाह ज़बान की तहरीक और इल्हाम गोई की तहरीक, ये दोनों जो हैं वो 17वीं सदी की तहरीक मानी जाती हैं। और साथ साथ में अलीगढ़ तहरीक और रोमानी तहरीक ये जो हैं वो आपको याद रखना चाहिए, ये 19वीं सदी की तहरीक है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा यहाँ पे 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में जो है ये तहरीक शुरू हुई है। और इसके बाद की जितनी तहरीकें हैं रोमानी तहरीक के बाद, वो सभी के सभी 20वीं सदी की तहरीक हैं। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा जुमरा गलत है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखो, सबसे पहला वाला देखिए, यहाँ पे आपको देखना है तज़मीन में एक मिसरे पर दूसरा मिसरा लगाया जाता है, या फिर ये वाला आंसर जो है गलत होगा, मुतज़ाद में मुकम्मल मिसरे पर कुछ अल्फाज बढ़ा दिए जाते हैं, या फिर जो है तीन मिसरों का बंद जो है वो मुसल्लत कहलाता है। क्या इसमें कौन सा सही है? गलत आपको ढूंढना है। गीत हिंदी सिन्फ में से मौसीकी नहीं होती है, गीत जो है वो हिंदी सिन्फ में मौसीकी नहीं होती है, गीत जो है वो हिंदी सिन्फ है माना जाता है। तो इसमें से गलत की आपको पहचान करनी थी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, इन पे थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, तज़मीन जो होता है ये उसको कहते हैं कि एक मिसरे पर दूसरा मिसरा लगा देना। जैसे कोई मिसरा किसी शायर ने कहा था, मैंने गज़ल कही थी, अब्बास ताबिश का मिसरा था, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। तो उस पर मैंने तज़मीन लगा दी थी, शेर मैंने मुकम्मल ऐसे कर दिया, ये मिसरा उन्होंने दिया
और मैंने कहा कि मुझसे दीवाने को क्यों छेड़ रही है दुनिया, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। तो किसी दूसरे शायर का शेर हो और उसके एक मिसरे पर अपना मिसरा लगा दिया जाए तो वो तज़मीन कह दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है अपनी तरफ से। या पूरा शेर है उसमें कोई दो शेर और मिला दिया जाए, उसे मुरब्बा बना करके मुकम्मल बंद कर दिया जाए तो वो तज़मीन हो जाएगा। मुतज़ाद में थोड़ा सा फ़र्क रखिए तो आपका पहला वाला आंसर तो एकदम राइट बात है। दूसरा आपको देखना है मुतज़ाद में। मुतज़ाद में क्या होता है, मुकम्मल जो है मिसरे पर कुछ अल्फाज लगा दिए थे, मुकम्मल मिसरा नहीं बल्कि मुकम्मल शेर पे होना चाहिए। तो मुकम्मल शेर या मुकम्मल मिसरे पर भी लफ्ज़ लग सकते हैं। मान लीजिए गालिब का शेर है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, ये उनका मुकम्मल बात है। और इसमें दो लफ्ज़ हम और बढ़ा दें, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और इसी में लगा देंगे मैंने माना है। आगे ये मैंने लफ्ज़ लगा दिया, मैंने माना है। तो उनका शेर क्या था, उनका मिसरा था, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और मैंने उसमें क्या, मैंने माना है। तो लफ्ज़ों में हेरफेर नहीं, जो उसकी मीनिंग है उसमें हेरफेर नहीं हुआ। और दूसरा मिसरा है, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, मैंने माना है। ये मतलब लफ्ज़ मैंने माना अपने पास से मैंने बढ़ा दिया। तो ये सा अगर कर दिया जाए शेर में या मिसरे में तो वो मुतज़ाद कहलाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मतलब मिसरे पर नया मिसरा लगा देना, शेर पे नया शेर लगा देना तज़मीन है, और मिसरे पर लफ्ज़ बढ़ा देना मुतज़ाद है। तो ये चीज़ भी आपके सामने क्लियर हो गई होगी। अच्छा, 3 मिसरों का जो बंद होता है वो तो आपको पता ही है, मुसल्लस उसको कहते हैं, और 8 मिसरों का होता है उसे मुसम्मन कहते हैं। यहाँ पे गलत जो होगा, आपका आंसर जो सही होगा वो डी सही होगा। थोड़ा सा मैंने इसमें वक्त ले लिया है, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो गीत जो है वो हिंदी तो सिन्फ है, उसमें मौसीकी नहीं होती, ये गलत बात है, उसमें मौसीकी का होना ज़रूरी है। इसके बाद में अगला सवाल है, किस तहरीक ने समाज से ज़्यादा फ़र्द पर जोर दिया है। तो वो तहरीक आपको बतानी है जिसने समाज से ज़्यादा फ़र्द पे जोर दिया है। तो आपका सभी का आंसर सही होगा। फ़र्द की बात सबसे ज़्यादा जो है वो रोमानी तहरीक में की जाती है। रोमानी तहरीक किसकी बाद आई है, तो अलीगढ़ के बाद आई है, मैंने पहले बता दिया था और भूलना नहीं है इसको। आगे देखिए, तसव्वुफ़ के हुदूद वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ अक्ल की परवाज़ ख़त्म होती है। ये कॉल आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल है। मैंने फिर एक बार कहा है कि क्वेश्चन कोई गलत होता है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। और एक बच्चा कमर तौहीद के नाम से उसने कल कमेंट किया था, परसों भी वीडियो, कि सर आप बकवास बहुत करते हैं, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है और भी कई बच्चों को ब्लॉक कर दिया है। आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं, इतना धैर्य तुम्हारे अंदर नहीं है, इतना सब्र नहीं है कि जो सही बात बताई जा रही है उसको हम सुन पाएँ 2 मिनट। तो तुम पेपर में कहाँ से धैर्यता रख पाओगे, तुम्हारी कई नस्लें एग्ज़ाम नहीं निकाल सकती, मैं दावा कर सकता हूँ। एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ वो बच्चा निकालेगा जिसने मेहनत के साथ धैर्य रखा हुआ है, धैर्य, सब्र। इसीलिए कुरान में कहा जो है खुदा जो है वो सब्र वालों के साथ है। तो इन्नल्लाह मस्साबिरीन आपको याद रखना है, सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र हर कीमत, जितना आप धैर्यता रखेंगे एग्ज़ाम में आप उतना ही अच्छा एग्ज़ाम कर पाएंगे। बस इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि सिर्फ एग्ज़ाम मेहनत से नहीं सब्र से निकलेगा। आप सब्र रखिए। दुनिया में, इसका आंसर देख लीजिए, न्यास फतेहपुरी है, दुनिया में कुछ भी कर डालिए, आप सारी किताबें घोल कर पी जाइए, आप रात और दिन एक कर डालिए, अगर एग्ज़ाम नहीं निकलना है तो कोई माई का लाल तुमको निकाल नहीं सकता है। अगर खुदा ने तुम्हारी किस्मत में लिख रखा है कि नहीं निकलेगा तो नहीं, मतलब नहीं निकलेगा, और उसे अगर निकालना है तो बहुत आराम से निकल जाएगा, वैसे रास्ते वो आपके तैयार कर देगा। तो आपको सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी मेहनत करना है और प्लस सब्र करना है, बस 2 चीज़ें रखिएगा। उर्दू में पहला शहर आसोब लिखने वाला शायर किसे तस्लीम किया जाता है। आई थिंक सभी को ये मालूम होगा, और बहुत आसान सा सवाल है, इस पे कई बार हम बात भी कर चुके हैं। हुजू कहने में बहुत माहिर था, जिसको कहते हैं जाफ़र ज़ेटली, और आंसर भी आपका यही बी वाला सही होने वाला है। इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो बंदा है जिसको कत्ल करवा दिया गया था हुजू की वजह से। नौकरीनामा इन्होंने सबसे पहले शहर आसुब लिखा हुआ है, और शहर आसुब लिखने का शायर इसी को माना जाता है। अगला सवाल है, सर सैयद का इंतकाल किस तारीख़ को हुआ था। अब देखिए, सब्र का आपके इंतहा है, आपको खूब मालूम होगा कि सर सैयद कब पैदा हुए, लेकिन आपके अंदर धैर्यता नहीं है, सब्र नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप गारंटी के साथ गलत कर देंगे।
जल्दबाजी में गलत कर देंगे। आपको मालूम होता है कि आपको मालूम है फटाफट इनकी मतलब इंतकाल पूछा है 1898 है, लेकिन आपने ध्यान गौर ही नहीं कर पाए कि कौन सा वाला 1898 है। कभी कभी तो इतनी जल्दबाजी आप कर देंगे 1898 के बजाय 1998 अगर कोई एग्जाम दे दिया गया है पहले नंबर पर, तो आप उसी को लगाए बैठे। बाद में घर आकर के जब मिलाते हैं तो कहते हैं अरे ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ। तो वो सिर्फ इसलिए गलत हुआ था कि तुमने धैर्यता नहीं रखी थी एग्जाम में। आपको मैं कई बार कह चुका हूं कि क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार पढ़ना है, वहां पर जल्दबाजी नहीं करनी है। इसलिए मैं जो किताब ला रहा हूं वो उसमें आपको साथ में ओमार सीट दी जाएगी ताकि आप घर पर प्रैक्टिस खूब कर लें, ओमार सीट पे अपने क्वेश्चनों को लगाएं और पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन गलत और सही हो रहे हैं। यहाँ पर आंसर आपका सही क्या होगा, तो 1898 में तो इंतकाल हुआ, लेकिन 27 मार्च को हुआ है। तो 27 मार्च 1898 को इनका इंतकाल हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने दिया है 17 अक्टूबर 1898, तो यहाँ से गलती होने के चांसेस हो जाते हैं कि 17 अक्टूबर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन 17 अक्टूबर को ये पैदा हुए हैं, 17 अक्टूबर 1817 को ये पैदा हुए हैं, तो 1817 है यहाँ पर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। आपका आंसर फर्स्ट से ही सही होगा। अगला सवाल है, उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं। ये कॉल आपको बताना है किसका है। बहुत आसान सा है सवाल है। कॉल को भी याद करने का एक तरीका ये होता है कि आप 1-2 लफ्ज़ शुरू के ही जहन में बैठा लें जो पक्का अच्छा जुमला हो, या ऐसा जुमला पूरे कॉल में आ जाए जो तुम्हें याद रहे। तो उर्दू के इंशा परदाज और मुजद्दिद किस है, हाँ सर सैयद को किसने कहा, बस ये इस तरह से आपको लफ्ज़ याद रखना है। तो आपका आंसर सही था, शिबली नोमानी। 1881 में ये असिस्टेंट प्रोफेसर 1881 में ये अपने भाई का एडमिशन कराने गए थे अलीगढ़, और 1883 में ये अरबी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे वहाँ। अगला सवाल है, अफसानवी मजमुआ अंगारे को किस सन में ज़ब्त किया गया है। फिर आपका आंसर सही होना चाहिए। और देखिए याद रखने की बात है, अंगारे जो है इसमें कुल मिलाकर के कितनी तसनीफ़ शामिल हैं, तो फिर वो 10 हैं। एक तो ड्रामा है, 9 अफसाने हैं, सबसे ज़्यादा 5 अफसाने इसमें किसके हैं, तो वो हैं सज्जाद ज़हीर के। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आपका आंसर है मार्च 1933 में इसको ज़ब्त किया गया था, ये याद रखिएगा। इसी तरह से 1907 में जैसे मुंशी प्रेमचंद का जो अफसानवी मजमुआ था क्या कहते हैं सोज़े वतन, उसको ज़ब्त किया गया था। तो आपको आंसर फर्स्ट वाला सही होगा। अगला सवाल है, लंदन में तरक्की पसंद तहरीक, गौर से सवाल को सुनिएगा, लंदन में तरक्की पसंद तहरीक की मैनिफेस्टो जब तैयार हुआ तो अंजुमन का सदर कौन था। यानी जब मैनिफेस्टो तैयार किया गया था लंदन में, तो उस टाइम पर इसका सदर कौन था। ये लोग जो है वो निसातो सानिया जो हुआ है इसका यूरोप का, उसकी वजह से वहाँ के जो तालिबे इल्म थे लंदन में पढ़ रहे थे हिंदुस्तानी, वो मुतासिर हुए थे। यही थे सब वहाँ, और भी थे इसमें से इतने नाम जो चारों ही हैं तो वहीं के। तो आपको इनमें से ये बताना था कि कौन मैनिफेस्टो जब तैयार हुआ उसका सदर कौन था। और इसी तरह से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हिंदुस्तान में 1936 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका जनरल सेक्रेटरी, उसका सदर किसको बनाया गया था, उसका सदर जो है किसको बनाया गया था, और जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया था, लखनऊ में। और बाद में कोलकाता में जो हुई थी उसका सदर और जनरल सेक्रेटरी कौन बनाया गया था, सचिव कौन था। तो इस तरह के सवाल आपको गौर करना चाहिए। देखिए मुल्क राजा आनंद को आपको याद रखना है। कोलकाता में जो हुई है दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी 38 में, उसमें ये सदर रहे मलिक राजा आनंद। और प्लस जब मैनिफेस्टो लंदन में तैयार हुआ था 1935 में, तो उसमें भी सदर यही थे। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद भी रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। तो अदब की तारीफ़ तनक़ीद हयात किसने बताई है, बस ये जुमला आपको पकड़ना है। आपको इसी जुमले पर गौर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और बहुत आसान सा सवाल है। जो 1936 में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें मुंशी प्रेमचंद के बहुत से कॉल सामने आए थे, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, इन तमाम चीज़ें के, तो उन्हीं ने ये बात भी कही थी, तनक़ीद हयात की सबसे अच्छी तारीफ़ तनक़ीद हयात बताई थी। किसने बताया, तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, क़य्यूम नज़र। क़य्यूम नज़र की दावत पर मीरा जी ने हल्का अरबाब ज़ौक़ के जलसे में शिरकत कब की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों से मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि क्वेश्चन कोई गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए।
गलत होने के चांसेज मैं बता चुका हूं कि जब 10-10 प्रोफेसर लग करके आयोग का पेपर नौकरी देने के लिए खुद कराते हैं, ओरिजिनल पेपर कराते हैं, तो उनके भी एक आध क्वेश्चनों पे चैलेंज हो जाता है, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें 2-4 क्वेश्चनों पे चैलेंज ना किया जाता हो बच्चों की तरफ से। तो मैं तो अकेला सब कुछ करता हूँ, क्वेश्चन और ऑप्शन सारी चीज़ें, तो मुझसे गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आपको गौर करना चाहिए, एक आध क्वेश्चन अगर होते हैं, बहरहाल पूरी कोशिश की जाती है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 25 अगस्त 1940 को कयूम जो नज़र थे उनकी दावत पर मीरा जी इस हल्का में शामिल हुए थे, हल्का अरबाब ज़ौक़ में, और इन्हीं की वजह से वहाँ पर नफ्सियाती तनक़ीद भी की जाने लगी थी यहाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि 29 अप्रैल 1939 को हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है उसकी बुनियाद पड़ी थी। ये आपको किसी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। और इसका जो 10वां जलसा था, तो हल्का अरबाब ज़ौक़ का, तो उससे पहले जो है दास्तान गोया के नाम से ये जलसा चलता था। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ की जो नाम पड़ा है वो 10वें जलसे से इसका नाम बदला गया, और वो 1939 में बदला गया। सितंबर 1939 में, 2 सितंबर 1939 से ये चेंज हुआ है। अगला सवाल है, सर सैयद कितने अफराद के साथ लंदन के सफ़र पर रवाना हुए थे? आपको मालूम, एक चीज़ याद रखिएगा, मुसाफिराने लंदन का जो सफ़रनामा है उसमें एक चीज़ ये याद रखने की बात भी है कि उन्होंने सफ़र जो किया था सर सैयद ने, तो वो किस शहर से किया था लंदन का सफ़र? तो आपको याद रखना चाहिए वो बनारस से किया गया है। बनारस जो है वो आपको याद रखना चाहिए, बनारस जो है उसी से इन्होंने सफ़र किया है। और दूसरी चीज़, साहिल और समंदर लिखा हुआ एहतशाम का सफ़रनामा है, जहाँ जो है अमेरिका का सफ़र उन्होंने किया था, वो सफ़र उन्होंने मुंबई से अमेरिका का किया था। उसको पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें आंसर सभी का सही हुआ होगा। जिसने बताया होगा 4, उसका आंसर बिल्कुल सही है। 4 लोगों के साथ ये गए हुए थे, तो आपका आंसर सी सही होने वाला है। सवाल है, तरक्की पसंद अदब किसकी तसनीफ़ है? आपको फटाफट जवाब देनी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, जब एग्ज़ामिनर सवाल मुश्किल बनाएगा, एक तुमको ट्रिक बताते हैं, जब एग्ज़ामिनर सवाल मुश्किल बनाएगा तो फिर आंसर बहुत आसान देगा, और अगर सवाल बहुत आसान बना दिया तो उसने आंसर बहुत टफ कर देगा, और सवाल अगर जो है बहुत टफ कर दिया तो आंसर बहुत आसान दे देगा। मान लीजिए, तरक्की पसंद अदब ऐसी तसनीफ़ें कई लोगों ने लिखी है, लेकिन नीचे आपको ऑप्शन इस तरह के दिए गए हैं कि वो आराम से आप पकड़ लेंगे कि इसमें से कौन हो सकता है। तो अली सरदार जाफरी, आपको पता है कि इस नस्र में कोई तसानीफ़ें साहिल लुधियानवी ने तो लिखी नहीं, और इसी तरह से ये तो 2 बहुत बड़े शायर हैं, इनकी कोई इस तरीके की तसनीफ़ नहीं। इनको दोनों को तुरंत आप काट दीजिएगा। उसके बाद में एहतशाम है, एहतशाम नक्काद हैं, और जो है एहतशाम की तसानीफ़ें तरक्की पसंद पर हो सकती हैं, लेकिन इसकी भी तसानीफ़ें अमूमन जहन में रहती हैं कि इसकी इस तरह की कोई तसनीफ़ है नहीं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, सवाल में धैर्यता बनाए रखनी है। सवाल पढ़िएगा तो आपको अंदाज़ा ये लगाना है सवाल टफ है कि आंसर टफ है। कभी कभी सवाल टफ और आंसर टफ कर दिया जाए, मतलब सवाल टफ करा जाता है, आंसर आसान करा जाता है। आंसर जब टफ किया जाता है तो सवाल आसान किया जाता है। और दूसरी चीज़, अगर सवाल टफ है और आंसर नीचे आसान है तो आंसर छुपाने की कोशिश की जाएगी एग्जामिनर के द्वारा, तो वो छुपाने में कोशिश अमूमन बी या सी पे करेगा। तो आप अगर सवाल बहुत टफ ऊपर लग रहा है तो आप आंसर में बी और सी पर गौर कीजिएगा ज़्यादा। एक तरीका है, हालांकि याद होनी चाहिए, पढ़ाई करिए, ट्रिक से काम नहीं चलता है, लेकिन जब कुछ ना समझ में आए तो ये काम चलता है ऐसे। अब इसका जवाब दीजिए, किस तहरीक से वाबस्ता अदीब फ़लसफ़ा वजूद को सबसे मौसर क़ुव्वत तस्लीम करते हैं? मौसर या क़ुव्वत तस्लीम करते हैं, तो किस फ़लसफ़ा से जुड़े हुए, किस तहरीक के जो अदीब हैं वो फ़लसफ़ा वजूद को सबसे मौसर क़ुव्वत कबूल करते हैं, तस्लीम करते हैं, ये आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है और आंसर आपका सही होना चाहिए जदीदियत। जदीदियत जो है आपको याद रहना चाहिए। अलंबरदारों में इसके जो गिने जाते हैं वो शमसुल रहमान फ़ारूक़ी हैं। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की चौथी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में शायरी के अजलास का सदर कौन था? देखिए, इससे पहले जितनी भी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लखनऊ की हुई है, दिल्ली की हुई हैं, या जो भी हुई है, लखनऊ है, कोलकाता है, फिर दिल्ली हैदराबाद है, तो इस तरह से हैदराबाद की जो चौथी कॉन्फ्रेंस, उससे पहले
जो कॉन्फ्रेंस होती थी उसका मुकम्मल एक ही सदर होता था, लेकिन हैदराबाद में जो हुई थी तो उसमें टॉपिक वाइज अलग अलग इजलास हुए। तनक़ीद का अलग है और जो है शायरी के अलग थे, नस्र के अलग थे, तनक़ीद के अलग थे, तो अलग अलग कर दिए गए थे सदर हर इजलास के। तो इसमें शायरी का आपको बताना है, बहुत आसान सा सवाल है और देखिए आंसर से ही आप पकड़ सकते थे। फ़िराक़ गोरखपुरी जो हैं वो जो है क्या कहते हैं कि इसमें जो शायरी का जो इजलास हुआ था उसके सदर थे। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का नाम आपको सब दिख रहा है, इनके बारे में याद रखिए कि वो भी यहाँ सदर थे, लेकिन जो क्या कहते हैं मास मीडिया होती है, जो क्या कहते हैं जर्नलिज़्म होता है, उसके सदर थे। पत्रकारिता सहाफ़त के ये सदर माने गए थे। आई थिंक मेरे ख़्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर तनक़ीद का पूछा जाता तो एहतशाम माने जाते हैं, एहतशाम थे। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। आगे है, अहमद नदीम कासमी का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और दूसरी चीज़ सवाल भी एक नया तरह का है। आपको कुछ राइटर बहुत ख़ास हैं जो अफसानों में आपको अमूमन ज़्यादातर दिखते रहते हैं, कम से कम उनके बारे में पता रहना चाहिए कि वो उनका ताल्लुक़ किस तहरीक से था, तरक्की से था कि वो जदीदियत से था, हल्का अरबाब ज़ौक़ से था। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ताल्लुक़ रखने वाले जो अदीब थे सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। उसके बाद थोड़ी सिमट करके गिनती जो है कम हो जाती है, वो हल्का अरबाब ज़ौक़ में रहे, फिर उससे भी कम कुछ जदीदियत में रहे और मवाद जदीदियत में तो बहुत कम रहे। तो आपका आंसर पहला वाला सही होगा, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हैं अहमद नदीम कासमी। मैं थोड़ी बात इसलिए कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए, और दूसरी चीज़ आंसर ढूंढने में आपको आसानी रहे। कौन सा नज़रिया अदब फ़रेब मानी को मुस्तरद करता है और मतन की कायनात को ही मुसल्लिम हकीकत समझता है? आपको फटाफट जवाब देना है और बहुत इम्पोर्टेंट है सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आप डायरी पे नोट करें तो बहुत अच्छी बात होती है, वरना फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर के एक तरीका है कि आप बार बार रिवीजन करें, इनको रट्टा मार लें या तो फिर गौर करके भी इसको पकड़ा जा सकता है। तो मुसल्लिम हकीकत जो है वो समझता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो मावाद जदीदियत वाले जो हैं बंदे, तो मावाद जदीदियत का नाम आपको याद रहे, डी वाला आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर सही है। इसके बाद में अगला सवाल है, रुबाई के लिए सिर्फ एक बहर मुकर्रर की गई है, इस बहर का नाम क्या है? तो इसके लिए औज़ान कितने किए गए हैं मुकर्रर? तो बहर तो आपको पता है, बहर तो एक ही है, और इसके लिए औज़ान जो है वो 24 मुकर्रर किए गए हैं रुबाई के लिए। मसनबी के लिए 7 बहरें हैं, वो भी आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ, देखिए थोड़ा सा आसान भी सवाल है और टफ भी है। बहरे हजज जो होती है, एक चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ सिखाते हैं, सीखिए। देखिए आपको मालूम है एक चीज़, कॉमन चीज़ है, ट्रिक है, लेकिन आपको गौर करना चाहिए। आपको एक चीज़ मालूम है कि जो रुबाई होती है वहाँ उसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। मान लीजिए इस सवाल को आप जानते ही नहीं हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि कौन सी बहर है रुबाई में, फिर भी आप इस सवाल का आंसर दे सकते थे, थोड़ा सा धैर्य और दिमाग लगाकर। आपको एक चीज़ तो मालूम है कि रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, तो ठीक है, और ये भी आपको मालूम है कि मुसद्दस जो है वो हाली ने लिखी है वो 6 मिसरों पे होती है। तो यहाँ पर मुसद्दस आपको दिख रहा है, बहरे हजज मुसद्दस, आप इसको काट दीजिए। यहाँ पे मुतकारिब बहर जो दिख रही है उसको काट दीजिए। तो 2 ये अपने आप कट गए क्योंकि इनमें मुसद्दस लिखा हुआ है, ये आंसर हो ही नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको जहन में रहनी चाहिए। अब आपके पास बचा हुआ है बहरे मुतकारिब। बहरे मुतकारिब मैंने कहा कि कोई बहर ही नहीं होती है, वो अरूज के एतबार से कोई बहर नहीं होती है बहरे मुतकारिब। बहरे मुतकारिब जो वो शायर की अपने दिमाग की ख्याली उपज है, ज़बरदस्ती मतलब बनाई गई बहर है बहरे मुतकारिब। बहर वो मुतकारिब है। यहाँ पर सिर्फ एक बहर है जिसका नाम दिया गया है बहरे हजज। बहरे हजज जो है वो हकीकतन बहर है। नीचे वाली जो बहरे मुतकारिब बहरे जो दिया गया है मुसद्दस और मुसज्जद, बहरे हजज मुसद्दस, ये भी बहरे हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इनमें मुसद्दस लगा हो, 6 मिसरों का बंद होता है, रुबाई में 4 ही मिसरे होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और बहरे मुतकारिब को अकेली कोई बहरी नहीं होती है। अब आपका आंसर ऑटोमेटिक बहरे हजज सही होगा। पकड़ने का एक तरीका है, थोड़ा सा टाइम ऐसे क्वेश्चन पे लगेगा लेकिन आप आंसर निकाल ले जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जितनी ज़्यादा मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मालूम होती चलेगी। धीरे धीरे है मना सब कुछ धीरे होए, और माली सींचे 100 घड़ा
वृक्ष लगे तब फल होए, कबीरदास कहते हैं। तो धीरे धीरे ही सारी चीज़ होगी, उतावले मत बनिए। तगाजुल में तसव्वुफ़ को शामिल कर लेना एक गज़ल गो शायर का कमाल नहीं, बल्कि उसका उज्ज़ है। ये कौल किसका है, ये कौल आपको बताना था। तो तगाजुल में तसव्वुफ़ को शामिल कर लेना, ये वाला इतना ही जुमला आपको याद रहे, यहीं से आप पकड़ ले जाएंगे कि आंसर कौन सा होगा। तो नियाज़ फतेहपुरी का नाम आपको याद रखना चाहिए। अब अगला सवाल है कि रेख्ती का मौजिद किसे माना जाता है। आसान सा सवाल है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है मैं कहता हूँ ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छे लगते तो ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा। और वीडियो आपको देखना हो और भी जो मेरे आने वाले वीडियो हैं या पीछे के वीडियो, तो भी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। आपको वीडियो देखना हो, यकीन हो जाए तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपको यहाँ पे आंसर देना था कि जो है रेख्ती का मौजिद किसे माना जाता है। सादत यार खान रंगीन को, हाशमी को माना जाता है, मीर तक़ी मीर को माना जाता है, या फिर सौदा को माना जाता है। देखिए, सौदा को बाकायदा कसीदा को अगर माना जाता है, बाकायदा कसीदा का मौजिद माना जाता है, तो वो सौदा को माना जाता है, वैसे कुली कुतुब शाह हैं। ठीक है, वसोख्त का मौजिद जो है वो मीर को माना जाता है। माना किसने है तो आपको मालूम है, आज़ाद ने माना है। दो चीज़ें मालूम हो गई। अब जो हाशमी बीजापुरी हैं, इन्हीं को माना जाता है रेख्ती का मौजिद। लेकिन बाज़ जगह पर आपको देखने को मिलेगा सादत यार खान रंगीन भी ठीक है। अब आपको सवाल का जवाब कैसे देना है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाए रेख्ती का मौजिद कौन है, तो आप जवाब देंगे हाशमी बीजापुरी। पूछा जाए शुमाली हिंद का कौन रेख्ती का मौजिद है, तो आपका आंसर सही होगा सादत यार खान रंगीन। आपसे सवाल पूछा जाए दक्कन का रेख्ती का मौजिद किसे माना जाता है, तो हाशमी बीजापुरी। यानी जो दक्कन का माना जाएगा वो उर्दू का भी पहला माना जाएगा। उर्दू का पहला रेख्ती गो हाशमी बीजापुरी, दक्कन का पहला रेख्ती गो हाशमी बीजापुरी, शुमाली हिंद का पहला रेख्ती गो हाशमी बीजापुर वो सादत यार खान रंगीन। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ही नाम है तो फिर सवाल कैसे भी पूछा जाए तो फिर आप उसी को लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हाशमी को हटा ही दें और पूछे उर्दू का मौजिद रेख्ती का मौजिद कौन है, तो अकेला रहा सादत यार खान रंगीन है, तो कॉमन सेंस की बात है, उसी को लगाना है, चाहे सवाल कैसा भी हो। अगला सवाल है, उर्दू में गीत की रिवायत के शायर से मानी जाती है। सवाल यहाँ पे ये है कि उर्दू में जो गीत है उसकी रिवायत किस शायर से मानी जाती है। और क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। अब देखिए, अब ठीक है। बहरहाल अब आपको याद रखना है, तो आपको आंसर देना है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको आंसर सही होगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो तोताए हिंद भी कहा जाता है। खड़ी बोली जो है उसका मौजिद माना जाता है, खड़ी बोली का मौजिद माना जाता है अमीर खुसरो को। इसीलिए खड़ी बोली हिंदी का अगर पहला कवि पूछा जाता है तभी अमीर खुसरो लगता है। और पहले खड़ी बोली में गीत लिखने का जो सहरा पूछा जाता है, मौजिद माना जाता है हिंदी में, तो खड़ी बोली का, तो वो भी अमीर खुसरो है। और जब अमीर खुसरो खड़ी बोली का है तो खड़ी बोली हिंदी में भी है और खड़ी बोली उर्दू में भी होती है, तो उर्दू में भी इसीलिए अमीर खुसरो को गीत का मौजिद माना गया है। और बाद में सबसे ज़्यादा रोमांटिक गीत लिखने का काम जो है वो अख्तर शिरानी ने भी किया है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पर जितने शायर दिए गए हैं, अगर इससे ऑटोमेटिक आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि इनमें से पहले पैदा कौन हुआ उसके बाद इंतकाल कौन हुआ, तो आप आंसर देंगे सबसे पहले पैदा हुआ है अमीर खुसरो ही। कब पैदा हुआ है, तो ये 1253 में पैदा हुआ और 1321 में पैदा हुए हैं बंदा नवाज गेसुदराज। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको मालूम है 1566 में इसकी पैदाइश हुई है, 1565 में इसकी पैदाइश हुई है कुली कुतुब शाह की। तो यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। अब कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, आपका कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, मुझसे कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा, लेकिन कम से कम तमीज़ और थोड़ा एहतराम के साथ कमेंट कीजिएगा। जो सच्चाई है उन पर कमेंट कीजिएगा। आपकी तरफ से ये जो बकवास कमेंट आते हैं तो मैं वो उसमें का शायर नहीं हूँ, क्या कहते हैं, टीचर नहीं हूँ कि हर बात को आपकी स्वीकार कर लें। ब्लॉक कर देंगे, ज़िंदगी में आप कभी मेरा चैनल नहीं देख सकते, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं कि मुझसे वही सिर्फ जुड़ें जिनको ज़रूरत हो, जिनको सही लगता हो, वरना बहुत लंबा बाज़ार खुला हुआ है यूट्यूब पर, आप जी चाहे कहीं भी पढ़िए। और आप कहते हैं आप सर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो कुछ तो ऐसे हैं टीचर यूट्यूब पे पढ़ाने वाले कि लाइव तुमको पढ़ाएंगे और लाइव में आप बढ़ा भी नहीं सकते वीडियो, और प्लस आप 10-10 मिनट तक तो वो अपना माइक सही करते रहते हैं।
माइक ही उनकी आवाज़ आ रही नहीं आ रही यही करते रहते हैं। मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं होता कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, एकदम टॉप क्लास की आवाज़ फ़ौरन जाती है, पहले चेक कर लेता हूँ।